जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, दौलत की जंजीरों से दूर रहती है आजाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुगल-ए-आजम की, जो साल 1960 में रिलीज हुई थी। सबसे पहले आइए जानते हैं इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के बारे में। फिल्म के मुख्य अभिनेता दिलीप कुमार उस समय 38 साल के थे। दिलीप साहब ने अपने किरदार में इतनी ताकत और भावनाओं की गहराई दी कि हर दर्शक उनके अभिनय का मुरीद हो गया। हालांकि ये महान अभिनेता 7 जुलाई 2021 को 98 साल और 5 महीने की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। और बात करें मधुबाला की, जो अनारकली के किरदार में जादू बिखेरती नजर आईं। फिल्म के समय उनकी उम्र केवल 27 साल थी, लेकिन दुखद रूप से 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में दिल की बीमारी के कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म में शहंशाह अकबर का जबरदस्त रोल निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर उस वक्त 54 साल के थे। उनकी गहरी और दमदार अदाकारी ने अकबर के किरदार को जीवंत कर दिया। पृथ्वीराज कपूर 1972 में 66 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। फिल्म में बहार का किरदार निभाने वाली निगार सुल्ताना उस समय 28 साल की थीं। वे साल 2000 में 78 साल की उम्र में हमें छोड़ गईं। राजा दुर्जन सिंह का किरदार निभाने वाले अजीत उस समय 38 साल के थे। अजीत 1998 में 76 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हो गए। और महारानी जोधा भाई का किरदार निभाने वाली दुर्गा खोटे उस वक्त 55 साल की थीं। उन्होंने 1991 में 86 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। फिल्म में कुल 12 गीत थे, जिन्हें मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और बड़े गुलाम अली खान जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज दी थी। ये गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और हर सुनने वाले को पुराने जमाने की याद दिलाते हैं। साल 1960 की सबसे सफल फिल्म मुगल-ए-आजम ही थी। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के पीछे कुछ अनकहे किस्से भी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ यानी करीमुद्दीन आसिफ, जो हमेशा चुटकी से सिगरेट की राख झाड़ते नजर आते थे, दरअसल मशहूर अभिनेता नजीर के भतीजे थे। शुरू में नजीर ने उन्हें फिल्मों में काम दिलाने की कोशिश की, मगर आसिफ का दिल वहां नहीं लगा। नजीर ने उनके लिए एक दर्जी की दुकान खोल दी, लेकिन आसिफ का ज्यादातर समय पड़ोस की एक दर्जी की लड़की से इश्क में गुजर गया। आखिरकार नजीर ने उन्हें जबरदस्ती फिल्मों की दुनिया में लौटा दिया और वहीं से शुरू हुआ मुगल-ए-आजम के निर्देशक का सफर। यहां आपको यह बताता चलो कि दिलीप कुमार और के आसिफ पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इस वजह से उनका दिलीप साहब के घर आना जाना था। इसी दौरान दिलीप साहब की बहन अख्तर के साथ के आसिफ की नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। ये बात दिलीप साहब को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फिर कभी आसिफ से बात नहीं की और ना ही दिलीप साहब मुगल-ए-आजम के प्रीमियर में गए। जब फिल्म का मशहूर गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और रीशूट किया जा रहा था, तो आसिफ और नृत्य निर्देशक लच्छू महाराज ने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब, ये गाना ऐसा बनाइए कि लगे जैसे वाजिद अली शाह के दरबार की ठुमरी या दादरा गूंज उठा हो। लेकिन नौशाद साहब ने सोचा कि कत्थक में तो चेहरे और हाथों के भाव सबसे ज्यादा अहम होते हैं, लेकिन मधुबाला पेशेवर नृत्यांगना नहीं है, क्या वो ये कर पाएंगी? तब लच्छू महाराज मुस्कुराए और बोले, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने मधुबाला को घंटों नृत्य सिखाया और जब गाना शूट हुआ तो कमाल हो गया। मधुबाला ने बिना किसी डुप्लीकेट के हर भाव और हर अदाकारी में बस कला और खूबसूरती का जादू बिखेर दिया। इतना ही नहीं, इस गाने की शूटिंग देखने के लिए कई बड़े लोग सेट पर आए थे। चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई, मशहूर शायर फैज अहमद फैज और आगे चलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जुल्फिकार अली भुट्टो भी वहां मौजूद थे। भुट्टो उस वक्त मुंबई में रहते थे।
शूटिंग के सारे दिन वे रोज सेट पर आते, आसिफ साहब से गहरी दोस्ती निभाते और हर सीन को ध्यान से देखते। सोचिए, वही नौजवान जो सेट पर बैठा था एक दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला था। और दोस्तों, कहते हैं एक अमर गाना बनाने में कभी कभी पूरी रात लग जाती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है प्यार किया तो डरना क्या। जब निर्देशक के आसिफ ने नौशाद साहब से कहा कि इसे कुछ नया बनाना होगा, तो नौशाद साहब बोले, साहब ये तो अनारकली जैसी ही कहानी है, उनका गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अगर हम भी वैसा ही करें तो दोहराव लगेगा। लेकिन आसिफ साहब अड़े रहे, नौशाद चुनौती तो यही है, अब इसे कुछ ऐसा बना दो जो इतिहास बन जाए। मुगल आजम, वो मोहब्बत जो पर्दे पर अमर हो गई। फिर शाम ढलते ही नौशाद और शकील बदायूनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरी रात न कुछ खाया न पिया। कागज के टुकड़ों से पूरा कमरा भर गया था, लेकिन सही शब्द नहीं मिल रहे थे। आधी रात के बाद नौशाद साहब को अपने बचपन का एक पुराना पूर्वी गीत याद आया, प्रेम किया कचोरी करी। उन्होंने हारमोनियम उठाया, सुर छेड़ा और उसी धुन पर शकील साहब ने लिखा वो अमर लफ्ज, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। सुबह जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो उनके सिर पर उगते सूरज की सुनहरी रोशनी थी और हाथ में था एक ऐसा गीत जो हमेशा चमकता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये गाने बस बनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। एक दिन के आसिफ साहब ने नौशाद से कहा, मैं तानसेन को स्क्रीन पर गाते हुए दिखाना चाहता हूं, लेकिन उसे गाएगा कौन? नौशाद मुस्कुराए और बोले, अगर तानसेन को कोई गा सकता है तो वो हैं बड़े गुलाम अली खान साहब, लेकिन वो मानेंगे नहीं। आसिफ साहब हंसे, मान जाएंगे, बस मिलने का वक्त तय कीजिए। मुलाकात हुई और जैसा अंदाजा था खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। फिल्मों में बहुत बंदिशें होती है, मैं नहीं गाऊंगा। आसिफ ने मुस्कुरा के कहा, खान साहब ये गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब ने नौशाद की तरफ झुककर धीरे से कहा, यह आदमी तो मानता ही नहीं, अब मैं ऐसी फीस मांगता हूं कि भाग खड़ा हो। फिर आसिफ से पूछा, कितना देंगे? आसिफ बोले, जो आप चाहें। खान साहब ने कहा, 25,000। आसिफ मुस्कुराए, सिर्फ 25,000? आप तो इससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। और यूं बड़े गुलाम अली खान साहब ने मुगल आजम के लिए वो अमर बंदिश गाई, प्रेम जोगन बन के सुंदर पिया मुरे चले। उस वक्त जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों को एक गाने के 500 से 1000 रुपए मिलते थे, खान साहब को मिले थे 25,000 रुपए, क्योंकि वो वाकई इस जमाने के तानसेन थे। जोगन बन दोस्तों, मुगल आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये मोहब्बत, जुदाई और दर्द की एक जिंदा दास्तान थी। कहानी के आखिरी दौर में मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच अब कोई बात नहीं होती थी। कारण था मधुबाला का अपने पिता के दबाव में दिलीप साहब का शादी का प्रस्ताव ठुकरा देना। मगर एक दिन सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि सब सन्न रह गए। एक सीन में दिलीप कुमार को मधुबाला को थप्पड़ मारना था। कैमरा चला और दिलीप साहब ने सच में इतना जोर का थप्पड़ मारा कि पूरा सेट खामोश हो गया। सबको लगा अब मधुबाला गुस्से में सेट छोड़ देंगी, मगर तभी निर्देशक के आसिफ ने उन्हें एक कोने में ले जाकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह साबित हो गया कि वो अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। पर आसिफ की एक और मुश्किल थी, मधुबाला का पिता अताउल्ला खान। वो हर वक्त सेट पर नजर रखते थे, हर फ्रेम पर, हर नजर पर। तो आसिफ ने एक चाल चली। उन्हें पता था कि खान साहब को रम्मी खेलने का बहुत शौक है। उन्होंने अपने पब्लिसिस्ट को कुछ 1000 रुपए देकर कहा, अगले कुछ दिन बस रम्मी खेलो और हर बाजी हार जाना। और यूं सेट से पिता दूर रहे और कैमरे के सामने अनारकली और सलीम की अमर मोहब्बत अमर हो गई। मुगल आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक अधूरी प्रेम कहानी की यादगार थी। सालों तक चलते शूटिंग ने फिल्म का बजट उड़ा दिया। फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री हताश हो गए। सोचा डायरेक्टर बदल दूं। 10 बरस बीत गए, खर्च काबू से बाहर, पर आसिफ साहब पैसा बहाते रहे क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए थी। एक दिन शाहपुर जी ने सोराब मोदी को बुलाया और उन्हें शीश महल का सेट दिखाया। आसिफ वहीं खामोशी से बैठे थे। थोड़ी देर बाद बोले, जिसे चाहे फिल्म करा लें। शाहपुर जी बोले, ये सेट मैंने लगाया है, यहां शूटिंग मैं ही पूरी करूंगा
और फिर गरज कर कहा, अगर कोई इस सेट पर कदम रखेगा उसकी टांग तोड़ दूंगा। दोस्तों सोचिए, वो फिल्म जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की तकदीर बदल दी, मुगल आजम, अपने जमाने की सबसे महंगी और सबसे कामयाब फिल्म। लेकिन उसका निर्देशक के आसिफ, वो जिंदगी भर किराए के घर में रहे, टैक्सी पर चले और सिगरेट तक दूसरों से मांगकर पीते रहे, क्योंकि कला का सौदा नहीं होता, वो तो बस मोहब्बत और जुनून से जिया जाता है। एक बार नौशाद ने शाहपुरजी से पूछा, अगर आसिफ से इतनी शिकायत है तो फिर उन्हीं के साथ यह फिल्म क्यों बनाई? शाहपुर जी ने ठंडी सांस ली और कहा, नौशाद साहब, वो आदमी ईमानदार है। उसने 1.5 करोड़ फिल्म पर लगा दिए, पर अपनी जेब में एक पैसा नहीं डाला। सबने अपने कॉन्ट्रैक्ट बदले, पर उसने वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट निभाया, बिना किसी धोखे के। दिन के 20 घंटे काम करता था, चटाई पर सो जाता था, टैक्सी में सफर करता था, पर हौसले उसके शहंशाह जैसे थे। यही थे के आसिफ, एक सच्चे फनकार जो खुद फकीर रहे लेकिन हिंदुस्तान को मुगल आजम जैसी बादशाहत दे गए। दोस्तों, मशहूर होने के लिए काम की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता जरूरी होती है। के आसिफ ने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 फिल्में बनाई, फूल जो 1944 में आई थी और मुगल आजम जो 1960 में। तीसरी फिल्म लव एंड गॉड अधूरी रह गई क्योंकि तब तक वो ये दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मुगल आजम जब शुरू हुई थी तो मधुबाला सिर्फ 11 साल की थी और दिलीप कुमार 22 साल के। इस फिल्म को पूरा बनने में 16 साल लगे। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने काम रोक दिया। कई कलाकार पाकिस्तान चले गए, पर आसिफ ने हार नहीं मानी। पहले चंद्रमोहन को अकबर, डी.के. सप्रू को सलीम और नरगिस को अनारकली बनाना चाहते थे। सलीम का रोल पहले राज कपूर को ऑफर हुआ था, पर बाद में दिलीप कुमार ने निभाया, वो भी बहुत मनाने के बाद। अनारकली के किरदार के लिए पहले नरगिस, नूतन, शहनाज, यहां तक कि सुरैया तक को ऑफर किया था, लेकिन किस्मत ने यह किरदार मधुबाला के हिस्से लिखा था। वो खुद आसिफ से मिली और बोली, मैं ये किरदार निभाना चाहती हूं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, एक फाइनेंशियल पीछे हट गया और आसिफ को पूरी स्टार कास्ट बदलनी पड़ी। 1.5 करोड़ रुपए का बजट था, जो उस दौर की सबसे महंगी फिल्म थी। कहा जाता है कि जब अफवाह फैली कि मुगल आजम बंद हो गई तो कमाल अमरोही ने उसी पर फिल्म बनाने की ठान ली, पर आसिफ उनसे मिले और बोले, फिल्म बन रही है और पहले से भी ज्यादा जोश से। दिल्ली में सिलते थे कपड़े, सूरत में होती थी कढ़ाई, हैदराबाद से आती थी ज्वेलरी, राजस्थान में बनते थे हथियार और आगरा में तैयार होते थे जूते। इस फिल्म में 2000 ऊंट और 4000 असली घोड़े इस्तेमाल हुए थे। जब प्यार किया तो डरना क्या, इसके लिए नौशाद साहब ने 105 गाने रिजेक्ट किए थे। ये गाना 10 लाख रुपए में शूट हुआ और लता मंगेशकर ने इसे स्टूडियो के बाथरूम में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उस वक्त रिवर्बरेशन की सुविधा नहीं थी। कहा जाता है कि एक सीन में एक मोती कम पड़ गया तो आसिफ ने कई दिन शूटिंग रोक दी। इतना परफेक्शनिस्ट था वो इंसान। जब फिल्म रिलीज हुई तो लोग टिकट के लिए रात भर लाइन में खड़े रहे। 5-5 किलोमीटर लंबी कतारें थीं। पाकिस्तान और श्रीलंका से लोग सिर्फ मुगल आजम देखने हिंदुस्तान आए थे। 5 अगस्त 1960 जब फिल्म रिलीज हुई, वो दिन इतिहास बन गया। पहले हफ्ते में ही 40 लाख की कमाई, 30 लाख का प्रॉफिट और भारत की सबसे बड़ी हिट का ताज। मराठा मंदिर के बाहर टिकट बुकिंग से पहले 1 लाख लोग इकट्ठा थे। टिकट 1.5 रुपए का होता था, पर मुगल आजम का टिकट 100 रुपए में बिका। मराठा मंदिर को 3 हफ्ते के लिए बुकिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि भीड़ संभल नहीं रही थी। फिल्म के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को मनाने में आसिफ को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने 2 गानों के लिए उन्हें 25-25 हजार रुपए दिए, जो उस दौर की एक अकल्पनीय रकम थी। गाना ए मोहब्बत जिंदाबाद, इसमें 100 गायक रफी साहब के साथ कोरस में गा रहे थे। ये वही फिल्म थी जो ब्लैक एंड व्हाइट में बनी, पर 2004 में कलर में दोबारा रिलीज हुई और एक बार फिर वही जादू छा गया। मधुबाला तब तक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से जूझ रही थी। कई बार सेट पर बेहोश हुई, पर कैमरा शुरू होते ही फिर वही चमक, वही नूर। मुगल आजम 3 साल तक सिनेमाघरों में चली, 11 करोड़ की कमाई की, जो आज के जमाने में लगभग 3650 करोड़ रुपए के बराबर है। उस दौर की मदर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसका रिकॉर्ड शोले जो 1975 में आई थी उसने तोड़ा था, जिसने 25 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन मुगल आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक दौर, एक जुनून और एक सपने का साकार रूप थी। के आसिफ चले गए
पर वो एक ऐसी निशानी छोड़ गए जो आज भी भारतीय सिनेमा की शान है। मुगले आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो इश्क का ताजमहल है सेलुलाइट पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही और किस्से सिनेमा के दिल से हम आपके लिए लाते रहेंगे।